आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो एक बार हम दो तीन क्वेश्चन कल के कंसेप्ट के लेंगे, वी विल सी क्या आपको वो क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लूंगा मैं, सो दैट आपका मैं देखूंगा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ, यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ what is the conjugate base of, फॉर एग्जांपल H2O। H2O का आप मुझे कंजुगेट बेस बताओ, व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस ऑफ H2O, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2O। वेरी गुड, तो इसका आंसर दे दो मुझे, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2O। वेरी गुड, OH नेगेटिव, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेसिकली इसका कंजुगेट बेस ऐसे बनाओ आप, ये हमारे पास H2O है, दिस इज H2O। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इट हैज del माइनस चार्ज। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ की तरफ ब्रेक हो जाएगा, वी विल गेट ओवर हियर OH माइनस प्लस, विल गेट H प्लस ओवर हियर। तो हमारे पास वाटर और OH माइनस, दीज टू डिफर बाय प्रोटॉन। इफ दिस इज एसिड, दिस विल बी बेस, इट्स कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस OH माइनस है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस, OH माइनस का कंजुगेट बेस बोलो। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 11th क्लास में, एक बार ये वाला ऑब्जेक्टिव आया था, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस। तो इसका आंसर मुझे बताओ, OH माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा। मानो ये हमारे पास एसिड है फॉर एग्जांपल, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस। तो एक और हाइड्रोजन को आपने निकालना है, वेरी गुड ओ। तो यहाँ पे आपको एक और हाइड्रोजन निकालना है, मतलब अब की बार हमारे पास क्या है, OH माइनस, दिस इज OH माइनस। तो एक माइनस चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, देयर विल बी वन मोर माइनस चार्ज, सो यू विल गेट O2 माइनस। तो इसका कंजुगेट बेस O2 माइनस होगा। तो लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर एंड HFR रेस्पेक्टिवली। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, इसका कंजुगेट बेस आपके पास OH माइनस होगा और इसका कंजुगेट आपके पास F माइनस होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेम्बर ये लास्ट ईयर या उससे पहले एक ईयर आया था, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो ये क्वेश्चन आया था। So now it is easy for you people, it becomes very easy for you people to assign conjugate acid base pairs to the compounds. तो डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। दिस इज वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। तो बहुत सारी चीजों को ये वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है। आई विल एक्सप्लेन हियर लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। So according to Lewis, what is acid and what is base? This concept is also known as electron pair, donor and acceptor concept. Electron pair donor and acceptor concept. Electron pair donor and acceptor concept. Now let us explain acidic nature in terms of Lewis concept. Now what are acids according to Lewis concept? So we'll explain the species which are acids according to Lewis concept. Now what are the acids according to Lewis concept? According to Lewis concept, an acid is a species. An acid is a species which accepts electron pair. An acid is a species which accepts electron pair. An acid is a species which accepts electron pair. The acid is that species which accepts electron pair. Now अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कौन सी स्पेशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। ना नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ द स्पेशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर। हमें डिसाइड करना है व्हाट टाइप ऑफ स्पेशीज विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशीज,
electron deficient species. Now, what are electron deficient species? Which have less electrons than that of octet rule, which have less electrons whose central atom has incomplete octet. Electron deficient species are those whose central atom has, मैं यहाँ पे Ca लिखूंगा, central atom has, whose central atom has incomplete octet. तो octet उनका complete नहीं होगा, incomplete octet. So whose central atom is incomplete octet, they will be electron deficient species. Examples in this class include, मेरे पास example है BF3 की. For example, अगर मैं BF3 को देखूंगा, BF3 will be like this. तो यहाँ पे अगर मैं बोरान ट्राइफ्लोराइड के कंपाउंड को देखूंगा, इन टोटल देयर आर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो बोरान के केस में यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होगा, तो दिस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस ऑर्बिटल, देयरफॉर दिस इज लेविस एसिड. तो BF3 इज अ लेविस एसिड बिकॉज़ BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. BF3, सर ऑडियो इज नॉट क्लियर. अरे यार क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सभी लोग बोलो, ऑडियो इज ऑडियो क्लियर टू यू पीपल. तो हमारा आप एक बार, ये सर क्लियर, तो हमारा एक बार एग्जिट करो फिर से ज्वाइन करो, तो आपके फोन में कोई प्रॉब्लम हो. वेरी गुड, क्लियर है. तो नाउ सी, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होंगे, दे विल बी लेविस एसिड्स. फॉर एग्जांपल, नंबर सेकंड एग्जांपल, मेरे पास AlCl3 है, AlCl3. अगर मैं AlCl3 की स्ट्रक्चर देखूंगा, दिस इज AlCl, Cl, this will be AlCl, Cl and this will be Cl. तो यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड को देखूंगा, now see there are 2 electrons in this bond, 2 electrons in this bond, 2 electrons in this bond, total there are 6 electrons, means it is deficient of 2 electrons, means it will accept electron pair, therefore AlCl3 is also Lewis acid. तो AlCl3 हमारे पास Lewis acid बनता है. Similarly मेरे पास एग्जांपल होगा BCl3 की, BCl3 will be Lewis acid. तो आप लोग अपना नेम भी चेंज मत किया करो ना. तो similarly BCl3, this will be a Lewis acid because BCl3 is also electron deficient compound. This is also electron deficient compound. There are 6 electrons. Similarly मेरे पास compound है. Similarly I will take more examples. Now let me take more examples. So next type of example, fourth example, मेरे पास MgCl2 है. तो MgCl2, अगर मैं MgCl2 को देखूंगा, now you can check its structure. MgCl2 की स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो. दिस इज Mg, दिस इज Cl, दिस इज Cl. तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से. मींस this also does not follow octet rule. This also is electron deficient. Its central atom has incomplete octet. Its central atom has incomplete octet. This will be also Lewis acid. Similarly, मेरे पास BeCl2 है. BeCl2. This will be also electron deficient compound. This will be also Lewis acid. तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल्स इजी याद रखने हैं, बट ये जो 2 एग्जाम्पल्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स MgCl2 and BeCl2, these 2 examples are very important. तो हमने देखा यहाँ पे लेविस एसिड्स क्या होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनका सेंट्रल एटम उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, then they are known as Lewis acids. Now number second category of compounds which can be called as Lewis acids are. तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये बात हमें ब्रोनिस्टेड एंड लावोरी कंसेप्ट ने नहीं बोली, ये बात हमें एरिन्स कंसेप्ट ने नहीं बोली. तो नंबर सेकंड टाइप ऑफ स्पीशीज आर सिंपल कैटाइंस.
simple cationous. What are cationous? Cationous are the species having positive charge. तो यहाँ पे simple cationous are those species having positive charge. For example, Na plus. For example, Na plus यहाँ पे होगा. For example, मेरे पास K plus है. For example, मेरे पास copper plus है. For example, मेरे पास Fe2 plus है. For example, मेरे पास Fe3 plus है. For example, मेरे पास Sn2 plus है in dipositive ion. मेरे पास Sn4 plus है. All these species they are positively charged. आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तब एटम पे आती है, आयन पे आती है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं. मींस दिस इज ऑलवेज in a position to accept electrons. Means this will accept electron. All these species which have positive charge, they will accept electrons. And the species which accept electrons, they are Lewis acids. So these species are Lewis acids. अगर आपके पास कोई भी positively charged species होगा, for example H plus, for example Ag plus, कोई भी positively charged species होगा, then that's the Lewis acid. This is second category of compounds which we can classify as Lewis acids, जिनको हम Lewis acids कह सकते हैं. Second class of compounds which we can call as Lewis acids. Number third type of species, molecules in which the central atom has empty d orbital. Number third, molecules in which central atom has empty d orbital, has empty d orbital. Has empty d orbital. Now molecules are compounds in which central atom has empty d orbital. For example, मेरे पास कोई कंपाउंड है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. क्या आप यहाँ टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? Now this is like this. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड will be like this. हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है. तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव. तो sorry, chlorine is more electronegative, so this bond will break towards chlorine, this will be negative, तो यहाँ पे positive आएगा. This will be negative, यहाँ पे positive आएगा. This will be negative, यहाँ पे positive आएगा. This will be negative, यहाँ पे positive आएगा. So in this case, titanium is in +4 oxidation state, or you can determine oxidation state like this. This is titanium tetrachloride. Let X be the oxidation state of titanium. Let the आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इट इज -1. तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन दैट्स -1. तो हमारे पास 4 क्लोराइड आयन्स हैं, देयरफॉर दिस विल बी 4 * -1 इज इक्वल टू चार्ज. तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 0. X इज इक्वल टू +4. यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो अगर आपको टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर पता होगा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है. तो 22 अगर एटॉमिक नंबर है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट. तो मैंने कहा था दीज आर डी इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर एस इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d2 4s2. तो अगर आपके पास टाइटेनियम 4 प्लस है, मींस टाइटेनियम हैज लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d0 4s0. तो बेसिकली यहाँ जो डी ऑर्बिटल है उनमें कोई ऑर्बिटल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसको हम कहेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल. वैकेंट डी ऑर्बिटल. अगर आपके कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड इट विल एक्ट एज लेविस एसिड. क्या ये बात आपको समझ में आएगी? आई विल टेक मोर एग्जांपल. इसकी मैं 1-2 एग्जांपल्स और लूंगा सो दैट थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, सो दैट आपको बात समझ में आएगी. फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है, मेरे पास कंपाउंड है PCl3. मेरे पास कंपाउंड है PCl3 एंड PCl5. तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा PCl3 की, कंपाउंड विल बी लाइक दिस. दिस इज फास्फोरस, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका प्लस आएगा. दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका प्लस आएगा. दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसका प्लस आएगा. मींस फास्फोरस इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यू नो दैट फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. आपको पता है 3 में d ऑर्बिटल भी होगा, तो यहाँ पे 3d0 भी है. तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है,
तो यहाँ पे अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस डी ऑर्बिटल, देयरफॉर दिस इज आल्सो लेविस एसिड। तो दिस इज आल्सो लेविस एसिड। आप मुझे बता सकते हो क्या NCl3 लेविस एसिड है? नाउ सी, आप नाइट्रोजन सेंट्रल एटम ले लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। क्या 2 में डी ऑर्बिटल होता है? क्या 2 में डी ऑर्बिटल होता है? क्या सेकंड सब शेल में डी ऑर्बिटल होता है? मुझे बता, क्या सेकंड सब शेल में डी ऑर्बिटल होता है? पीरियोडिसिटी में मैंने इसको पढ़ाया है। क्या 2 में डी ऑर्बिटल होता है? नो। वेरी गुड। तो 2 में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, therefore there is no vacant d orbital, therefore this cannot act as a Lewis acid. Have you got it? कौन सी स्पीशीज एक्ट करेंगे as Lewis acid? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैव यू गॉट इट? अब हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज को कैटेगराइज करा किया व्हिच कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स। तो बेसिकली हमने लेविस एसिड देखा, लेविस एसिड होता क्या है। तो यहाँ से जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज लाइक दिस। तो 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द क्वेश्चन वाज द स्पीशीज, द कंपाउंड्स that can act as Lewis acids are, that act as Lewis acids are। तो नंबर फर्स्ट आपके पास था BF3 and NH4, BF3 and NH3। नंबर सेकंड आपके पास था AlCl3 and NH3। नंबर थर्ड आपके पास था BF3 एंड AlCl3। तो मुझे बता इन तीन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? लास्ट ईयर जेईई में आया है, इससे पहले भी जेईई में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मुझे बता इनमें से लेविस एसिड कौन है? विच वन अमंग दीज इज लेविस एसिड? तो इनमें से मुझे बता लेविस एसिड, विच वन अमंग दीज इज लेविस एसिड? तो इनमें से लेविस एसिड कौन स्पीशी है? वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर आए मैक, फारूक, ओवैस, अमीना। वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड फैसल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। ओनली पीरियड है, तो ये क्या ओनली पीरियड है? वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपको लेविस एसिड कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको लेविस एसिड कंसेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ गया। नाउ लेट अस एक्सप्लेन लेविस बेसिस। व्हाट आर लेविस बेसिस? तो लेविस बेसिस हम कौन से स्पीशीज को कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से यूज होगा, या मैं यहीं पे कहूंगा जो भी हमारे पास लेविस एसिड्स होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। Now, what is electrophile? It has been derived from the Greek word. It has been derived from two words. Electro means electron, and phile means affinity. Affinity means love. So that species जिनको इलेक्ट्रॉन से लव होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड इलेक्ट्रॉन को कौन सी स्पीशीज अट्रैक्ट करते हैं? दे आर लेविस एसिड्स। So all Lewis acids are electrophiles. Very good, Shugupta. Back west. Very good. So what are electrophiles? These are Lewis acids. So basically ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, ऑर्गेनिक से आया था। The electrophiles are electron deficient species. These are species which have incomplete d orbital, and these are species which contain positive charge. So all of the three which are over here, they are electrophiles. Simply we can say that electrophiles are Lewis acids. Now we know that what are Lewis acids. So electrophiles are Lewis acids, and we know that what are Lewis acids. So next हम चलते हैं Lewis bases को डिस्कस करते हैं। लेविस बेसिस, जब हम जीओसी डिस्कस करेंगे तब हम इसको एक बार फिर वहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कंसेप्ट। नाउ व्हाट आर लेविस बेसिस? तो लेविस बेसिस आर द स्पीशीज which donate a pair of electrons. Species which donate, by species I mean that compounds and molecules. Species which donate electron pair or ions, we donate electron pair are known as Lewis bases. तो इनको हम Lewis bases कहते हैं। Now what is a base? Base is a species which donates electron pair. Now अब हमें डिस्कस करना है कि कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। नंबर फर्स्ट, या तो उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं एलपी लिखूंगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी स्पीशी के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, that can donate that electron pair, so that will act as a Lewis base. For example, हमारे पास NH3 है, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? लेट अस चेक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कभी लोन पेयर देखना होगा, इट्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड फॉर्म। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 5। बॉन्ड कितने बनाता है? विद 3 हाइड्रोजन इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। 5 minus 2 is equal to 3, 3, 5, sorry, 5 minus 3 is equal to 2, 2 means 1 pair. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, it can donate this lone pair of electron. Those species we donate lone pair of electron, they are Lewis bases. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। विल चेक, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो बॉन्ड इसने 2 बनाए हैं, 6 minus 2 दैट्स इक्वल टू 4 means 2 पेयर्स। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट विल एक्ट एज अ लेविस बेस बिकॉज इट कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। सिमिलरली मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्सेप्ट करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। फॉर एग्जांपल अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास NH3 है और मेरे पास H+ है, तो व्हाट विल हैपन? यहाँ से लोन पेयर जो डोनेट करेगा दैट विल एक्ट एज अ बेस, जो एक्सेप्ट करेगा दैट विल एक्ट एज एन एसिड। तो दिस इज लेविस बेस, this is Lewis base and this is Lewis acid. That's why positively charged species are Lewis acid. तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन के आएगा? आपका बनेगा यहाँ पे NH4, बिकॉज लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड बेस कॉम्बिनेशन होके कोई कंपाउंड बन सकता है। सिमिलरली मेरे पास वाटर है, मेरे पास वाटर है, वाटर के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज फॉर एग्जांपल H+ के साथ रिएक्ट करूंगा, तो वाटर विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज इसके पास है। तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं दैट इज लेविस बेस, एंड जो एक्सेप्ट करता है दैट इज लेविस एसिड। तो यहाँ पे जो बन के आएगा आपका दैट इज H3O, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया। जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा then you will have positive charge on that atom. So next हम चलते हैं, what are the other types of species which can act as Lewis bases? Number second type of species which can act as Lewis bases are, number second type of species which contain negative charge. अगर नेगेटिव चार्ज होगा, व्हाट आर नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा इट कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल Cl-, तो यहाँ पे Cl- इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फॉर एग्जांपल F-, फॉर एग्जांपल OH-, फॉर एग्जांपल NH2-। तो बेसिकली these contain this negative charge, they can donate this negative charge, so they act as Lewis bases. फॉर एग्जांपल OCH3-। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने भी स्पीशीज होंगे, I-, फॉर एग्जांपल Br-, we can have lot of these species. तो अगर हम इसकी एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन विल बी लाइक दिस, इसकी एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली लाइक दिस होगी। तो आपके पास Cl- है, इट कैन रिएक्ट विद H+, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम बेस कहेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। तो बेसिकली आपके जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी HCl। हैव यू गॉट दिस? कि आपको ये बात समझ में आ गई? दीज आर लेविस बेसिस। तो इन लेविस बेसिस को हम GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। इन लेविस बेसिस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में इनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। तो लेविस बेसिस को हम GOC में न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे, इनको हम GOC में जब डिस्कस करेंगे तो इनको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियो? इट स्टैंड्स न्यूक्लियो। व्हाट इज फाइल? फाइल मीन्स लव और एफिनिटी, मीन्स इन स्पीशीज को न्यूक्लियस की एफिनिटी होती है। नाउ आप बोलोगे न्यूक्लियस की एफिनिटी क्या होती है? नाउ सी न्यूक्लियस की एफिनिटी क्या होती है? यू नो दैट न्यूक्लियस जो होता है किसी एटम का, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है।
means they have affinity for positive charge. That's why they are called nucleophiles. Means they have affinity for nucleus. They have affinity for positive charge. That's why they are called nucleophile. So have you got it? This is the Lewis acid base concept. Have you got it? This is Lewis acid base concept. तो यहाँ पे आप एक important point note down करो. It may be noted that all bronsted acids are all bronsted acids are all bronsted all bronsted bases are all bronsted bases are Lewis bases. All bronsted bases are Lewis bases, but all Lewis bases are not bronsted bases, but all Lewis bases are not bronsted bases. Bronsted bases. All Lewis acids are bronsted acids. All Lewis bases are bronsted. All bronsted bases are Lewis bases, but all Lewis bases are not bronsted bases. तो हमने कहा था ब्रोनेस्टेड बेस में जो स्पेशी प्रोटॉन देगा वही हमारे पास क्या होगा, दैट स्पेशी एक्ट्स एज अ बेस. दैट स्पेशी जो स्पेशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा दैट एक्ट्स एज अ बेस. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास वो टाइप ऑफ स्पीशीज भी हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्टिल दे आर लिविज बेसिस, स्टिल दे आर लिविज बेसिस. तो उन टाइप ऑफ स्पीशीज को भी हमने देखा यहाँ पे. तो सिमिलरली यू कैन से all bronsted acids are Lewis acids, but all similarly you can say all bronsted acids, B acids में लिखूंगा, are Lewis acids, but all Lewis acids are not bronsted acids. But all Lewis acids are not bronsted acids. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Ag प्लस है, दिस इज एसिड. तो ये कौन सा एसिड है? दिस इज Lewis एसिड. If this is Lewis acid, then this is not bronsted acid. ये bronsted acid नहीं है. ब्रोनिस्टेड एसिड नहीं है बिकॉज ब्रोनिस्टेड एसिड में हमने चार्जेड स्पेशी को नहीं बताया था वेदर इट इज एसिड और बेस. तो यहाँ पे आप इस बात को कंफर्म कर सकते हो. एक्चुअली आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है यहाँ पे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. relative strength of acids and bases. This is again very important. इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा सो दैट आपको इसके क्वेश्चन आएंगे. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला एसिड है CH3COOH. now this acid can dissociate, it can give me CH3CO minus plus it will give me H plus ions in aqueous solution. तो यहाँ पे जो इस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, दैट इज Ka. तो बेसिकली जितना ज्यादा यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन होगी. बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अल्फा ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इट्स इक्वल टू रूट ऑफ Ka by C. It's equal to root of Ka by C. Do you know this from Ostwald dilution law? We know that alpha, that is degree of dissociation, is equal to root of Ka by C. This is degree of dissociation, degree of ionization of an acid. Similarly, अगर मेरे पास कोई बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसको डेसोसिएट करूंगा, it will give me ammonium ion plus it will give me hydroxyl ion. तो इस चीज का अगर मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालूंगा, आई विल राइट दैट Ab. इसमें अगर मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा, अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C. हैव यू गॉट दिस फार्मूला? क्या आपको ये फार्मूला आते हैं या एक बार में फिर बोलो? क्या आपको ये फार्मूला आते हैं या एक बार में फिर बोलो? अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka by C इन केस ऑफ एसिड एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट Kb by C इन केस ऑफ बेस. वेरी गुड, यू हैव गॉट इट. तो एक्चुअली इस चीज को मैंने डिटेल से समझाया है. तो अगर मैं एसिड और बेस का यहाँ पे रेशियो लूंगा, अगर मैं यहाँ पे एसिड और बेस का रेशियो लूंगा या 2-3 एसिड का रेशियो लूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एसिड था, अब मेरे पास कोई दूसरा एसिड है फॉर एग्जांपल HCl. तो HCl का अगर मेरा डेसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 होगा, इसका मेरे पास Ka1 था, तो इट विल गिव मी H plus ion plus Cl minus ion.
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका अल्फा निकालूंगा, व्हाट विल बी अल्फा इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू रूट के ए 2/c। तो इसका मैं लिखूंगा रूट के ए 1/c। सिमिलरली मैं अगर मैं कोई और बेस लूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैंने फॉर एग्जांपल NaOH को लिया, तो NaOH के केस में मेरे पास Kb2 में इसको डेनोट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा डेसिट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो अगर मैं इसका अल्फा लिखूंगा, अल्फा विल बी इक्वल टू रूट Kb2/c। so this is how I can write Ostwald dilution law. So I can compare the acidic nature of these two acids. तो इन acids का मैं acidic nature compare कर सकता हूँ ना। मैं कैसे compare कर सकता हूँ? on the basis of alpha। तो अल्फा की मदद से मैं इनको compare कर सकता हूँ। Can I write over here? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? Let this is alpha 1 and this is alpha 2. Alpha 1 means dissociation of first acid and alpha 2 means dissociation of second acid. तो क्या मैं यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करके लिख सकता हूँ? अल्फा 1 by अल्फा 2 is equal to, since it is directly proportional to, therefore I'll write root k a1 divided by k a2। यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको पता है किसी एसिड का डेसोसिएशन कांस्टेंट और उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दूसरे एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, you can determine dissociation constant of other acid, isn't it? You can determine dissociation constant of other acid, isn't it? You can determine dissociation constant of other acid, isn't it? So similarly I can write over here, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ alpha 1 upon alpha 2 of two bases, alpha 1 upon alpha 2, this will be equal to root of Kb1 upon root of Kb2। तो इस चीज को आप मतलब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करो, C and C will get cancelled, this is Kb1 upon Kb2। Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको याद रखने, अल्फा 1 by अल्फा 2 is equal to strength of one acid divided by strength of other acid। अल्फा 1 by अल्फा 2 is equal to Ka of one acid divided by Ka of other acid। Have you got this? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अल्फा 1 by अल्फा 2 is equal to root Ka1 divided by Ka2। Similarly, in case of bases, alpha 1 by alpha 2 is equal to root of Kb2, Kb1 upon Kb2 because they are directly proportional। Have you got this? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो इस पे आप क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, इस पे आप रिलेटिव एसिड बेस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, द डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, द डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मतलब Ka ऑफ formic acid, this is called formic acid HCOH, and acetic acid and Ka of acetic acid मतलब CH3COH are, so Ka are given, it is 2.1 in 10 raised power minus 4, 2.1 into 10 raised power minus 4 and 1.8 into 10 raised power minus 5, 1.8 into 10 raised power minus 5 respectively। Respectively means that this is the dissociation constant of this acid, this is the dissociation constant of this acid। तो कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, आपको निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 आपको निकालना है, बिकॉज़ जितनी डिग्री ऑफ डेसिएशन ज्यादा होगी उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो यू कैन कैलकुलेट इट अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Ka2। लेट दिस इज Ka1, दिस इज Ka2 बिकॉज़ रेस्पेक्टिवली की बात हो रही है। तो यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ 2.1 into 10 to the power minus 4 divided by 1.8 into 10 to the power minus 5। तो आप इस चीज को यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर बन के आएगा दैट विल बी 3.415। सो यू कैन से दैट अल्फा 1 मींस दिस इज एसिडिक नेचर, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को मैंने 1 लिया, दिस इज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। तो यू कैन राइट ओवर हियर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अल्फा ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.415 टाइम्स डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डेसोसिएशन मींस फॉर्मिक एसिड ज्यादा डेसोसिएट होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड, मींस फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक है कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड। हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई?
जल्दी से बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लूंगा, आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताना है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, मतलब लिखा है CH3COOH इज अ वीक एसिड, वी नो इट, इट्स अ वीक एसिड। It is dissociation constant Ka is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. This is given 1.8 into 10 raised to power minus 5. Calculate Kb of its conjugate base. Calculate Kb of its conjugate base. तो इसका जो conjugate base बनेगा उसका आपको Kb निकालना है। कैलकुलेट के बी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। इस चीज को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप और इस लेक्चर को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सो दैट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको आएंगे। अगर किसी एसिड का डेसिनेशन कांस्टेंट दिया हुआ होगा तो उसकी कंजुगेट बेस का आप निकाल सकते हो। नहीं, इसका आपको के भी निकल, ये जो हमारे पास एच है इट इज एसिड, तो दिस इज इट्स कंजुगेट बेस, इजंट इट? दिस इज इट इज कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है, देयरफॉर देयर आर टू रिएक्शंस। वन रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको मैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहूंगा, एंड इसको मैं बैकवर्ड रिएक्शन कहूंगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मेरे पास एच है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मेरे पास एच प्लस एंड ए माइनस है। तो इस रिएक्शन में दो कांस्टेंट्स हैं। वन इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। जब एसिड की बात करेंगे, एसिड डिसोसिएट होता है टू गिव H प्लस एंड A माइनस आयन। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ए मुझे लिखना है, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आई विल राइट इट, is the concentration of the product is product of concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of reactant, that's concentration of H. This is for forward reaction। ये मैंने इस रिएक्शन के लिखा जहां पे मेरा एसिड एसोसिएट होता है। दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो सिमिलरली अगर मैं इस रिवर्स रिएक्शन को लूंगा तो रिवर्स रिएक्शन में मेरे पास ये वाले रिएक्टेंट्स हैं, दिस इज प्रोडक्ट। तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन के टर्म्स में लिखूंगा तो बेसिकली इस बेस की मैं बात करूंगा, तो मैं इस रिवर्स रिएक्शन को यहाँ पे एक बार लिखूंगा, A माइनस प्लस H प्लस गिव्स मी HA। तो दिस इज रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जिस बेस की बात करूंगा तो इसका मुझे लिखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो Kb will be equal to concentration of product, that's concentration of HA divided by concentration of reactants, that's concentration of A minus into concentration of H plus। Have you got it? तो बेसिकली इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम Ka ऐसे लिखेंगे, एंड इस कंजुगेट बेस के लिए हम Kb ऐसे लिखेंगे। हैव यू गॉट इट? अब आपको ये वाला अलग से नहीं लिखना है, तो आपको मान के चलना है कि ये जो है बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लगाएंगे। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो एक्चुअली दिस इज माय बैकवर्ड रिएक्शन, Kb विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अगर आप Ka और Kb को मल्टीप्लाई करोगे, नाउ Ka इंटू Kb, ये किसके बराबर होगा? Ka इंटू Kb मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA, दिस इज Ka। Kb से मल्टीप्लाई करो तो Kb आपके पास है कंसेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से आप इसको HA को HA से काटो। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ काटो, मैंने कहीं गलत किया, अरे यार कहीं गलत किया। एक सेकंड एक सेकंड, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, एक मैं बेस की रिएक्शन ले लूंगा, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो इसमें लिखूंगा मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे मैं बेस की बात करूंगा, मेरे पास कंजुगेट बेस A माइनस है। A माइनस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो कहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी? इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, बिकॉज ये हमारे पास H3O प्लस बन गया वाटर से। अगर ये वाटर से एक्सेप्ट प्रोटॉन करेगा, व्हाट विल बी फॉर्मेट? तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा AH
प्लस मेरे पास आएगा OH माइनस आयन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेस। तो बेस तभी है ना ये जब इसका OH माइनस आयन निकलेगा। It is base when it is when it releases OH minus ion. That's why I had to take use of water over here. Actually ये सारा concept जो है in presence of water take part करता है। तो base इसलिए है conjugate base because it will give OH minus ion। तो इसके लिए आप Kb लिखो। Kb will be equal to concentration of KH into concentration of OH minus divided by concentration of reactant, that's A minus, into concentration of water। तो दिस इज के बी। ये आपके पास के बी है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस H A माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली हम वाटर को यहाँ सॉल्वेंट लेते हैं। वाटर इज टेकन इन एक्स। तो अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उस चीज को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुकेट ऑफ वाटर है, तो वाटर इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस है ना। आप इस बुकेट में आप एक ड्रॉप इंक डालते हो, 1 ड्रॉप ऑफ इंक, क्या दैट विल हैव इफेक्ट ऑन दिस बुकेट ऑफ वाटर? मुझे बता, क्या उसका इफेक्ट ऑन दिस फुल बुकेट ऑफ वाटर होगा? तो बेसिकली बहुत कम इफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो इसको कांस्टेंट मान के चलो। के बी विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एच इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस। नाउ अब मल्टीप्लाई करो के ए और के बी को। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाना है वाटर। वेरी गुड। क्या यहाँ पे आपको, क्या यहाँ पे यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? नट व्हाट विल बी के ए इंटू के बी इक्वल, तो के ए के बदले आप लिखो H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाई एच ए। के बी के बदले आप लिखो ए एच इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाई दिस ए माइनस। तो यहाँ से आपका एच ए से एच ए कट हो जाएगा, ए माइनस से ए माइनस कट हो जाएगा। therefore कि A into Kb will be equal to product of H plus ion concentration into product of OH minus ion concentration. So this is very important। इस इक्वेशन को हमें कल with the in case of water भी निकालना है। So this is very important reaction। So this is very important equation। Why this is important? Because जब हम कल डिस्कस करेंगे ionic product of water तो उसमें ये importance इसकी होगी। So आपको याद रखना है कि A into Kb is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ion। कि A into Kb is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ion। आपको ये बात याद रखनी है कि A into Kb is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ion। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को हमें फिर कल डिराइव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि A इंटू के बी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स। Now this concentration of H plus into concentration of OH minus ions is called Kw। This concentration of H plus into concentration of OH minus ions it's called Kw, and it is called ionic product of water। It is called ionic product of water। So what is ionic product of water equal to? अगर आपको बोलूंगा मैं what is ionic product of water? Ionic product of water किसके बराबर होता है? It is Kw। तो ionic product of water Kw किसके बराबर होता है? Ka into Kb। तो Ka into Kb ये किसके बराबर होता है? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। इसी चीज को मैं थोड़ा सा अब डिटेल में दिखाऊंगा यहाँ पे। Ionic product of water Kw is always equal to Ka into Kb। तो Ka into Kb that's equal to product of ions। Product of ions हमारे पास H plus और into OH minus होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है, तो अगर मैं इस वाटर को डेसिसेट करूंगा यहाँ पे मेरे आयन्स मिलेंगे H plus and OH minus ions। I am talking of pure water, so it will dissociate into H plus and OH minus ions। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालूंगा, K will be equal to concentration of H plus ion divided into concentration of OH minus ion divided by concentration of water। So if this water is taken in excess actually then this is constant, means इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इस कांस्टेंट को इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, K into concentration of water, this is constant, it's equal to H plus into OH minus. तो दो कांस्टेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे we will get another constant that is called Kw. It's equal to product of ions of water. Now what is H plus and OH minus? These are the ions of water. So that's why it's called ionic product of water. So what is ionic product of water? It's the product of ions of water. What is ionic product of water? It's the product of ions of water, that is product of H plus and OH minus, because ions of water are H plus and OH minus. Have you got it? What is ionic product? Ionic product basically क्या होता है? Product of ions. कोई भी स्पेशी जो ions देगा उसका product, that's called ionic product. In case of water, वाटर में हमारे पास आयन्स मिलेंगे H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. तो इनका प्रोडक्ट अगर लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, देन इट्स कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw. देन इट्स कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट्स Kw. तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम लॉगरिथमिक फॉर्म भी लेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में पहले हम वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ. सो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हमें कल एक बार फिर डिस्कस करना है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, सो दैट हमें यहाँ पे एसिड बेस और न्यूट्रल स्पेशी का पता चलेगा. H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, OH माइनस आयन, सो दैट वी विल रीच टू, मतलब हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे pH पे, उससे हम दिस विल लीड अस टू द pH. तो यहाँ से हम pH पे पहुंच जाएंगे. तो अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी आपको दिया था. तो क्वेश्चन वाज, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, मतलब इट वाज गिवन CH3COH इज अ वीक एसिड. बाय वीक एसिड आई मीन दैट इसका डेसोसिएशन, इसका जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इसका यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा. एंड Ka फॉर दिस एसिड इज, Ka is given, it is 1.8 into 10 raised to the power minus 5. Kb of conjugate base is, तो मुझे निकालना था Kb of its conjugate base, of its conjugate base. तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, Ka into Kb is equal to Kw, बिकॉज एसिटिक एसिड अगर मेरे पास है तो इसके आयन्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एसिटेट आयन्स और सॉरी एसिटेट आयन्स और H प्लस आयन. तो इसका अगर मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ आयन्स ऑफ एनी स्पेशीज, दैट्स Kw, दैट्स इक्वल टू Ka इनटू Kb सिंपली. तो Kw आपके पास इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. Kw का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे लिखो Kw हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, a particular value at a particular temperature, at a particular temperature and at 25 degrees centigrade, at 25 degrees centigrade, that is 298 Kelvin, at 25 degrees centigrade, that is 298 Kelvin, Kw is equal to 10 raised to the power minus 14. तो इस चीज को हम कल एक्सप्लेन भी करेंगे, हाउ इट कम्स आउट टू बी 10 raised to the power minus 14. तो फिलहाल आप याद रखो Kw का जो वैल्यू होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वैल्यू इज 10 raised to the power minus 14. यूजुअली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको यही एक वैल्यू याद रखना जरूरी है, बाकी हम देखेंगे टेम्परेचर से क्या वेरिएशन हो सकती है, दैट विल बी सीन इन नेक्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे Kw is equal 10 raised to the power minus 14, ये बात आपको याद रखनी. So if you know Kw is equal to 10 raised to the power minus 14, you can determine Kb. Kb will be equal to Kw divided by Ka. तो Kw यहाँ पे 10 raised to the power minus 14, Ka आपका 1.8 into 10 raised to the power minus 5. 10 raised to the power minus 5 को ऊपर ले जा, this will be 10 raised to the power minus 14 plus 10 raised to into 10 raised to the power plus 5 divided by 1.8 divided by 1.8, so which will be equal to 10 raised to the power 14 plus 5, that is 10 raised to the power minus 9 divided by 1.8. This will be the answer. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे this will come out to be 5.55 into 10 raised to the power minus 10. So this is how you have to solve the question.
तो बेसिकली कल तक आपको क्या याद रखना है वो बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कल तक आपको क्या याद रखने की जरूरत है, मतलब इम्पोर्टेंट है आज के लेविस कंसेप्ट के बगैर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ज्यादा याद रखनी है। लेविस कंसेप्ट के बगैर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ज्यादा याद रखनी है, मतलब जो आपको कल याद होनी चाहिए, सो दैट हमें इजी हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं इस चीज को यहाँ पे रब करूंगा आपको, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस लेक्चर। तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, लेविस एसिड कंसेप्ट तो आपको पूरा का पूरा याद रखना है ना। उसके बगैर इस कंसेप्ट से आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए इंटू के बी, और के डब्ल्यू का वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन is equal to 10 raised to power minus 14. This is always constant at a particular temperature. Kw का वैल्यू constant होता है at a particular temperature 298 पे, it has been found to be 10 raised to power minus 14. तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, दीज आर द आयन्स ऑफ द वाटर। तो इसके लिए आप Kw लिख सकते हो, Kw will be equal to concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion। तो मुझे बता यहाँ पे अगर Kw वाटर में आयोनिक प्रोडक्ट है तो आयन्स वाटर में H प्लस एंड OH माइनस आयन्स है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसके बराबर होगा, 10 रेज पावर माइनस 14। तो अगर आपके पास प्योर वाटर होगा, अगर आपके पास प्योर वाटर होगा, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन। मतलब क्या है कंप्लीटली, जितने आपके यहाँ पे H प्लस आयन्स बनेंगे उतने ही आपके यहाँ पे OH माइनस आयन्स बनेंगे। तो कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जितने H प्लस आयन्स होंगे उतने ही OH माइनस आयन्स होंगे। लेट X इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन and X is the concentration of OH minus ion, then this should be equal to 10 raised power minus 14. तो यहाँ पे X into X is equal to X square, then X square should be equal to 10 raised to power minus 14. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो X should be equal to root of 10 raised power minus 14. तो therefore X should be equal to root of 10 raised power minus 14. अगर raised to power को रूट करना है तो raised to power को डिवाइड बाय 2 करो, it should be equal to 10 raised power minus 7. तो यहाँ से क्या बात कंफर्म होती है, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ से कंफर्म होती है, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ से कंफर्म होती है। क्या बात कंफर्म होती है, जो हमारे पास वाटर है इसमें जो हमारा H प्लस आयन है इसकी कंसेंट्रेशन इनटू इसकी कंसेंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 है, इसकी कंसेंट्रेशन भी 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, एंड दिस इज टोटल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 14। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? कल इस चीज को फिर से यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा मैं, कल इस चीज को फिर से यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? सो दैट विल स्टार्ट इट टुमारो। मुझे यहाँ पे कंफर्म करो ये बात आपको समझ में आ गई कि वाटर के केस में H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन किसके बराबर होती है। वेरी गुड। तो बेसिकली जितने भी आगे हमारे पास पीएच के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी हमारे पीएच के क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी रिलेटेड टू दिस, इसके रिलेटेड होंगे, यहाँ से इसके रिलेटेड, इसके रिलेटेड, इसके रिलेटेड। तो बेसिकली दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हमारे पास रह गए, हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और फिर हमें डिस्कस करना है पीएच और पीओएच, उसके बाद हमें बफर सॉल्यूशन डिस्कस करना है, उसके बाद हमें सॉल्ट डिस्कस करने हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब 4-5 लेक्चर्स और हैं, तो उसके बाद हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। तो आप लोग अब आराम कर सकते हो। एंजॉय, गुड नाइट। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? मैं भूल गया